हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल इजी पेपर। डियर, लास्ट सेशन में हमने सर्विंग की शुरुआत कर दी थी। उस सर्विंग में मॉड्यूल 1 में हमने बात किया था बेसिकली सर्विंग होती क्या है, और उसी के साथ साथ हमने शुरुआत कर दी थी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग, यानी टाइप्स ऑफ सर्वे के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ओके, तो पहला क्लासिफिकेशन हमने लिया था ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ, और वहां पर हमने दो टाइप के सर्वे की बात किया था। पहला क्लासिफिकेशन लिया था हमने on the basis of curvature of earth, और इन दैट केस हमने सर्वे को दो पार्ट्स में विभाजित किया था। जो दो भाग थे आपके पास, एक था आपके पास प्लेन सर्वेइंग और दूसरा था आपके पास जियोडेटिक सर्वे। तो आइए आज के सेशन में शुरुआत वहीं से करेंगे। प्लेन और जियोडेटिक सर्वे में क्या मेजर डिफरेंसेस है उनको पहले चेकआउट करते हैं, और फिर आगे जाके हम इनको दूसरी क्लासेस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर आगे जाके हम दूसरे टाइप से देखेंगे और कैसे कैसे हम इसको विभाजित कर सकते हैं सर्वेइंग को। बट शुरुआत वहीं से करेंगे जहां पर हमने इस चीज को क्लोज आउट किया था। ठीक है, शुरुआत वहीं से करेंगे जहां पर हमने इसको क्लोज आउट किया था। दैट वाज टाइप्स ऑफ सर्वे ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ। दैट इज पहला था क्या, प्लेन सर्वे, और दूसरा था क्या, जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे, ठीक है। तो प्लेन और जियोडेटिक सर्वे में मेजर बेसिक डिफरेंसेस क्या है, एक एक करके सबको चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहले तो बेसिक से चालू करते हैं भैया, जहां से इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया। तो पहला केस तो यही हो गया, यहां पर सरफेस ऑफ अर्थ, पहला डिफरेंस तो ये हो गया, सरफेस ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड एज अ प्लेन सरफेस। अर्थ सरफेस को आप क्या मान रहे हो, यहां पर प्लेन सरफेस मान रहे हो। ठीक है, यहां पर आपने क्या मान लिया, प्लेन सरफेस, और यहां पर सरफेस ऑफ अर्थ is considered as a curved surface। यहां पर हम अर्थ की सरफेस को कैसा मानते हैं, कर्व्ड। ठीक है, तो ये पहला डिफरेंस हो गया। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। पहला डिफरेंस तो यही हो गया, अर्थ की सरफेस को हम प्लेन सर्वे में प्लेन मानते हैं, यानी प्लेनर मानते हैं, और वहां पर कैसा मानते हैं, अर्थ की सरफेस कर्व्ड है। अगर मैं यहां पर बात करूं दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is a straight line। और यहां पर मैं कह सकता हूं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज एन आर्क। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज एन आर्क। देखो, प्लेन सर्वे में धरती की सरफेस कैसा मान रखा आपने, प्लेन मान रखा है। तो ये एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, एंड दिस इज योर पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 2। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन। इनके बीच का डिस्टेंस कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। वहीं पर अगर यहां पर बात करता हूं मैं, तो यहां पर अगर आप बात करोगे तो डिस्टेंस बिटवीन, यहां पर सरफेस कैसा मान रखा है, कर्व्ड। हियर यू हैव टेकन द सरफेस एज अ कर्व्ड सरफेस। तो कोई भी दो पॉइंट ले लो, एक पॉइंट, दो पॉइंट, इनके बीच का डिस्टेंस कैसा है, कुछ ऐसा घुमावदार है। इसी को क्या कहते हो आप, आर्क। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, आर्क। तो यही चीज हमने लिखी है कि अगर आप बात करो प्लेन सर्वे में, तो यहाँ पर दो पॉइंट्स के बीच की जो दूरी होती है वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होती है। यहाँ पर आप देखोगे तो दो पॉइंट्स के बीच की दूरी होगी हमेशा एक आर्क की फॉर्म में होगी, क्योंकि अर्थ की सरफेस को कर्व्ड मान रहे हो।
because you are considering the surface of the earth as curved surface. ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। लेट अस टॉक ऑफ थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ट्राइंगल formed by survey lines is a plane triangle। और यहां पर कह सकता हूं ट्राइंगल formed by survey lines is a spherical triangle, is a spherical triangle। क्या मतलब हो गया इस बात का? इस बात का क्या मतलब हो गया? देखो, ठीक है, तो मैं यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी कर देता हूं। जो सेकंड पॉइंट था अपने पास, वहां पर हमने क्या बोला, दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो प्लेन के केस में कैसी है? एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और वहीं पर कर्व्ड के केस में इन दोनों पॉइंट के बीच का जो दूरी होगा दैट विल बी कॉल्ड एज आर्क। तो ये था आपका सेकंड पॉइंटर। जो सेकंड पॉइंटर था आपका कुछ ये था। अब मैं बात कर रहा हूं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट की, ठीक है, सेकंड पॉइंट का मतलब यही था, स्ट्रेट लाइन और आर्क के बीच में बात किया। अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय सर्वे लाइंस इज कॉल्ड एज प्लेन ट्राइंगल। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर ये तीन पॉइंट है। देखो एक बार के लिए ये तीन पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस आप नापोगे कब? प्लेन सर्वे में। तो यहां पर ये पहले लाइन में मैं यहां पर बात कर रहा हूं, इस लाइन के ऊपर यहां पर बात हो रही है प्लेन सर्वे की, ठीक है। और यहां पर वो हो रही है आपके बात जियोडेटिक सर्वे की। ठीक है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? थर्ड पॉइंट कह रहा है अगर हम प्लेन सर्वे की बात करें तो तीन पॉइंट्स के बीच जो लाइंस होगी, तो यहां पर अगर डिस्टेंस मेजरमेंट होगा तो कुछ इसी तरीके से होगा। सर यहां से इसका डिस्टेंस नापा, यहां से इसका डिस्टेंस नापा और यहां से इसका डिस्टेंस नाप लिया। तो जो ट्राइंगल बना वो कैसा बना? जो ये ट्राइंगल बना है ये प्लेन ट्राइंगल, जैसा नॉर्मल आप स्कूल में पढ़ते हो वैसे ही ट्राइंगल बना है, वैसे ट्राइंगल बना है। बोलो, क्योंकि यहां पर ये तीनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंसेस है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो इस ट्राइंगल को अपन क्या बोलते हैं? प्लेन ट्राइंगल। यानी अगर मैं सर्वे कर रहा हूं और कुछ लाइंस ड्रॉ करता हूं तीन पॉइंट्स के बीच में, जो ट्राइंगल बनेगा प्लेन सर्वे में वो कैसा होगा? दैट विल बी प्लेन ट्राइंगल। सम ऑफ एंगल्स कितना होता है? इंटरनल एंगल्स का जोड़ करोगे तो कितना आता है? 180 डिग्री। अगर तीनों एंगल्स के इंटरनल एंगल्स का जोड़ करोगे इट विल कम आउट टू बी 180 डिग्री। वहीं पर अगर मैं बात करूं जियोडेटिक सर्वे में, तो यहां पर मान लीजिए तीन पॉइंट्स है, फिर से मान लीजिए ये तीन पॉइंट्स है। अगर मेरे को इनको ज्वाइन करना है तो मैं तो कर्व लाइंस की मदद से ज्वाइन करूंगा, मैं तो कर्व लाइंस की मदद से ज्वाइन करूंगा। बोलो, यानी ये एक, ये दो, ये तीन, थोड़ा छोटा बनाता हूं,
कुछ ऐसा ट्राइंगल बनेगा क्या? कुछ ऐसा ट्राइंगल बनेगा, बोलो। ऐसे ट्राइंगल को अपन बोलते हैं क्या? एस्ट्रोनॉमिकल, सॉरी, ऐसे ट्राइंगल जो होते हैं ना जहां पर उसकी भुजाएं स्ट्रेट नहीं होती, ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं स्फेरिकल ट्राइंगल। ऐसे ट्राइंगल जिसकी भुजाएं स्ट्रेट नहीं होती, कर्व्ड होती है, ऐसे ट्राइंगल को आप बोलते हो स्फेरिकल ट्राइंगल। इट इज कॉल्ड एज स्फेरिकल ट्राइंगल। दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड एज स्फेरिकल ट्राइंगल। यहां पर जो सर्वे लाइन से ट्राइंगल बनेगा वो प्लेन ट्राइंगल नहीं होगा, वो कैसा ट्राइंगल होगा? इट विल बी स्फेरिकल ट्राइंगल। इट विल बी स्फेरिकल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं। अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, प्लम्ब लाइंस। जब आप सर्वे करोगे ना तो सर्वे की लैब में कुछ एक इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट आपको बताया जाएगा, जो आपका लट्टू होता है ना उसके जैसा। ये प्लम्ब क्या काम आता है? इसको कहते हैं प्लम्ब बॉब। प्लम्ब बॉब। अब ये प्लम्ब बॉब क्या करता है? मान लो एक तुमने इंस्ट्रूमेंट लगाया, उसको ट्राइपॉड पर खड़ा किया, ठीक है, ट्राइपॉड पर खड़ा किया, तुम इसके नीचे ये प्लम्ब बॉब लगा देते हो। अब ये प्लम्ब बॉब क्या दिखाएगा? धरती के परपेंडिकुलर, यानी जो अर्थ की सरफेस है, अगर प्लेन सर्वे कर रहे हो तो अर्थ का सरफेस कैसा? प्लेन है, तो धरती के सरफेस के 90 डिग्री की लाइन होती है प्लम्ब लाइन। इस लाइन को आप कहते हो प्लम्ब लाइन। जिस लाइन पर प्लम्ब बॉब क्या है? एक्चुअली एक मेटल का लट्टू कह सकते हो आप, तो इसको एक धागे से लटका हुआ होता है ये, तो आप जब मशीन के नीचे लगाओगे एकदम परपेंडिकुलर खड़ा हो जाएगा ये, तो आपको ध्यान पड़ जाएगा भैया सेंटर पॉइंट कौन सा मेरा, किस पॉइंट के ऊपर ये इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। ठीक है, तो प्लम्ब बॉब जनरली काम आता है आपकी मशीन की सेंटरिंग के लिए। जब आप सेंटरिंग करोगे, मान लो ये प्लम्ब बॉब लगा दिया, तो ये जो लाइन है इट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्लम्ब लाइन। अगर मैं इस प्लम्ब लाइन की बात कर रहा हूं, अगर मैं इस प्लम्ब लाइन की बात कर रहा हूं, तो पॉइंट नंबर फोर्थ, अगर मैं प्लेन सर्वे कर रहा हूं तो ये प्लम्ब बॉब कुछ इस टाइप से लटका हुआ होगा। तो मैंने बोला इस लाइन को क्या बोल दोगे आप? प्लम्ब लाइन। इस लाइन को बोल दोगे आप प्लम्ब लाइन। प्लम्ब बॉब के पैरेलल जो लाइन जा रही है दैट इज कॉल्ड एज प्लम्ब लाइन। ठीक है, अब धरती का सरफेस कैसा है? धरती का सरफेस तुमने कैसा मान रखा है? बोलो, प्लेन माना कि नहीं माना हुआ है? ये धरती का सरफेस है। प्लम्ब लाइन और धरती का सरफेस कितना एंगल बता रहा है? 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बोलो। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से तुमने ये प्लम्ब बॉब को लटकाया था, तो ये जो प्लम्ब लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड एज व्हाट? प्लम्ब लाइन। ठीक है, ये अर्थ सरफेस। तो मैंने बोला ये जो प्लम्ब लाइन है ये अर्थ सरफेस के कितने एंगल पर होगी? 90 डिग्री के एंगल पर। तो आप कोई भी ऐसा धागे से एक भारी वजन लटका दो, मान लो पत्थर ही लटका दोगे तुम, तो वो बिल्कुल कैसा जाएगा? परपेंडिकुलर रहेगा। अर्थ का सरफेस अगर ऐसा है तो ये लाइन कैसी होगी? ऐसे होगी, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। तो अगर अपन बात करें प्लम्ब लाइन की, प्लम्ब लाइन की, प्लम्ब लाइंस आर perpendicular to the surface of earth, to the surface of earth, and are parallel to each other, and are parallel to each other. प्लम लाइंस, अगर मैं बोल रहा हूँ ये एक प्लम लाइन है तो दूसरा प्लम लाइन भी कैसा होगा? कुछ ऐसा ही होगा। दोनों क्या हो गई? पैरेलल लाइंस हो गई। लेकिन वहीं पर अगर मैं जियोडेटिक सर्वे की बात करूं,
फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो ये अर्थ है, अर्थ का सरफेस, ये अर्थ का सेंटर होगा कहीं ना कहीं पर। तो हमेशा जहां पर किसी भी पॉइंट पर अगर मैं प्लम गिराऊंगा, किसी भी पॉइंट पर अगर मैं प्लम गिराऊंगा, तो प्लम लाइन अर्थ अर्थ के सरफेस से कैसा होनी चाहिए, 90 डिग्री पर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। मान लो यहां पर इस पॉइंट पर प्लम गिराया, इस पॉइंट पर प्लम गिराया, इस पॉइंट पर, तो अगेन 90 डिग्री। इस पॉइंट पर प्लम गिराया मान लो, अगेन अर्थ की सरफेस से 90 डिग्री। तो क्या तुमको दिख रहा है, किसी भी पॉइंट पर अगर प्लम गिरा लो और जियोडेटिक सर्वे करो, क्योंकि अर्थ की सरफेस कर्व्ड है, प्लम लाइंस पैरेलल नहीं है, सब जाके मीट करेगी कहां पर, धरती के सेंटर पर। धरती का जो सेंटर होगा, ये सब की सब लाइन क्या है, ये सारी की सारी लाइंस क्या है, प्लम लाइंस है। अगर आप यहां पर देख रहे हो तो प्लम लाइंस क्या है, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। यहां पर अगर प्लम लाइन देख रहे हो आप, तो दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये एक प्लम लाइन, ये दूसरा प्लम लाइन, यहां से डिवाइस से लटकाया, प्लम लटका दिया। तो उस केस में दोनों लाइंस कैसी है, एक दूसरे के पैरेलल है। अर्थ के सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है लाइन। जब अर्थ का सरफेस ऐसा था, स्ट्रेट था, तो सारी लाइंस कैसी हो जाएगी, ऐसी। जहां भी प्लम लगाओगे प्लम लाइन कैसी होगी, कुछ इस टाइप से होगी। अगेन सब धरती से 90 डिग्री बनानी और एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। लेकिन जब अर्थ का सरफेस आपने कर्व्ड मान लिया, जब अर्थ का सरफेस आपने कर्व्ड मान लिया, तो ये प्लम लाइन, ये प्लम लाइन, ये प्लम लाइन, सबके सब अर्थ से तो 90 डिग्री पर है, लेकिन एक दूसरे के कैसी है, पैरेलल नहीं है। ये सब जाके मीट करती कहां पर, धरती के सेंटर पर। हम मान के चलते हैं कि जो प्लम लाइंस है कहां मीट करती है, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। यहां पर ये पॉइंट लिख देता हूं, प्लम लाइंस meet at the center of the earth, at the center of the earth। जो प्लम लाइंस होगी वो यहां पर क्या करेगी, अर्थ के सेंटर पर मीट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटर, फिफ्थ पॉइंटर, दिस इज लेस एक्यूरेट मेथड, दिस इज मोर एक्यूरेट मेथड, मोर एक्यूरेट मेथड। क्योंकि यहां पर आप अर्थ का कर्वेचर कंसीडर कर रहे हो, तो एक्यूरेसी क्या हो जाएगी इसकी, ज्यादा हो जाएगी। तो एज कंपेयर टू प्लेन सर्वे, जियोडेटिक सर्वे क्या होगा, ज्यादा एक्यूरेट होगा भाई, सीधी सी बात है। सिक्स पॉइंटर, ठीक है, एक पॉइंटर और लेते हैं। अगर अपन बात करें कि इसको कहां पर यूज करेंगे प्लेन सर्वे को, तो मैंने बोला जब छोटे एरिया का काम होता है तब यूज करते हैं। छोटे एरिया का काम होता है जब एक्यूरेसी की नीड बहुत ज्यादा नहीं होती, तब क्या करते हैं, प्लेन सर्वे को यूज कर लेते हैं। जब ज्यादा बड़े एरिया का काम करना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जियोडेटिक सर्वे को यूज करते हैं। तो इट इज जनरली यूज्ड फॉर used for surveying of area lesser than 250 किलोमीटर स्क्वायर। जब 250 किलोमीटर स्क्वायर के छोटे एरिया की अगर सर्वे करनी होगी, तो हम यूज कर लेंगे कौन सा, प्लेन सर्वे। तो इस इधर लिख सकता हूं, इट इज जनरली यूज्ड फॉर surveying of area more than 250 किलोमीटर स्क्वायर।
250 किलोमीटर स्क्वायर से बड़े एरिया का सर्वे करना होगा तो यूज करेंगे कौन सा हम, तब यूज करेंगे हम जियोडेटिक सर्वे। ये है आपके दोनों सर्वेइंग, यानी प्लेन और जियोडेटिक सर्वे। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया प्लेन और जियोडेटिक सर्वे। ठीक है, ये आपके पास प्लेन और जियोडेटिक सर्वे। आगे चलो, तो पहला अपन ने लिया था ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ। अब मैं दूसरा ले रहा हूं, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of what, on the basis of place of surveying। अगर हम सर्वेइंग की प्लेस के हिसाब से बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ सर्वेइंग, सर्वेइंग कहां की जा रही है उसके बेसिस पर हम क्लासिफाई कर रहे हैं। वी आर क्लासिफाइंग ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग कर किधर रहे हो, तो सर्वेइंग को अगर प्लेस के हिसाब से बात करें तो उसको हम लैंड सर्वे, तो हम उसको बोल सकते हैं कौन कौन से टाइप के सर्वे होते हैं। तो पहला हो गया लैंड सर्वेइंग, दूसरा हो गया क्या हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग, हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग। ठीक है, तीसरा आप ले सकते हो एरियल सर्वेइंग। लैंड सर्वेइंग हो गया, हाइड्रोग्राफिक सर्वे हो गया, एरियल सर्वे हो गया, और एक और ऐड करना है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग। चौथा टाइप का सर्वे हो गया एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग। लैंड सर्वेइंग, हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग, एरियल सर्वेइंग और एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग। अच्छा, लैंड सर्वे को ही बांटना है तो लैंड सर्वे को आप 3 कैटेगरीज में और बांट सकते हो। कैसे, इफ यू वांट टू डिवाइड लैंड सर्वे, अब यहां पर भी 3 कैटेगरीज में इसको बांट सकते हो। अगर मैं लैंड सर्वेइंग की बात करूं तो इसको भी हम 3 सर्वे में बांट सकते हैं। एक हो गया आपका टोपोग्राफिकल सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे। एक हो गया आपके पास कैडेस्ट्रल सर्वे, और एक हो गया सिटी सर्वे। तो एक एक करके सबको देखेंगे अपन, लैंड सर्वेइंग को, हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग को, एरियल सर्वेइंग को और एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग को। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ सर्वेइंग देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सर्वे, दैट इज लैंड सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, एरियल सर्वे और एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। और लैंड सर्वे को हम और सब डिवाइड कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में। तो एक एक करके सबको देखते हैं। अच्छा, लैंड सर्वे नाम से क्या समझ में आता है, लैंड सर्वेइंग नाम से समझ में आता है जमीनी सर्वेक्षण की बात चल रही होगी है। लैंड सर्वेइंग का नाम सुनते ही दिमाग में आता है कि जमीनी सर्वेक्षण की बात चल रही है, कहीं ना कहीं पर हम जमीन पर सर्वे करने वाले हैं। बोलो भाई, यही चीज समझ में आता है। तो अगर हम लैंड सर्वेइंग की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट लैंड सर्वेइंग। तो सर्वे इज परफॉर्म्ड ऑन लैंड, जमीन पर सर्वेक्षण होगा। अब इसके अंदर था आपके पास 3 कैटेगरीज ली थी। पहले मैं बात कर रहा हूं
टोपोग्राफिकल सर्वे की। फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट टोपोग्राफिकल सर्वे। क्या मतलब है टोपोग्राफिकल सर्वे से? व्हाट डू यू मीन बाय टोपोग्राफिकल सर्वे? ठीक है, इधर देखो, इधर देखो। इस इंसान को देख पा रहे हो? ये क्या कर रहा है? घूमने आया क्या? बोलो। ये आदमी को देख पा रहे हो? ये क्या कर रहा है? सर इस जमीन पर जहां पर ये खड़ा है, यहां पर जो जो भी फीचर्स इसको दिख रहे हैं उन सब की मेजरमेंट कर रहा है। अब कैसे फीचर्स दिख रहे हैं इसको? सर जो भी आर्टिफिशियल फीचर्स है, नेचुरल फीचर, मान लो यहाँ कोई एक बिल्डिंग है, इस जगह पर कोई बिल्डिंग है तो उसका सर्वे कर रहा है। नेचुरल ग्रासलैंड्स है तो नेचुरल ग्रासलैंड का सर्वे कर रहा है। यानी जो आपका टोपोग्राफिकल सर्वे होता है, इसका मतलब होता है जमीनी सर्वेक्षण। और जमीनी सर्वेक्षण में भी क्या, जो नेचुरल और आर्टिफिशियल फीचर्स है उस लैंड पर, उसको आइडेंटिफाई करना। अब नेचुरल फीचर्स में क्या हो सकते हैं? सर हो सकता है पॉन्ड हो सकता है लेक हो सकता है आपके पास रिज हो या वैली हो सकता है कोई माउंटेन हो। ये सब क्या हो गए? नेचुरल। आर्टिफिशियल फीचर्स कैसे हो सकते हैं? सर रोड्स हो सकती है, बिल्डिंग्स हो सकती है, ठीक है। ये सब चीजें किसमें आ जाएगी? आर्टिफिशियल फीचर्स में। तो अगर मैं बात कर रहा हूं टोपोग्राफिकल सर्वे की, तो टोपोग्राफिकल सर्वे का क्या मतलब हो गया? टोपोग्राफिकल सर्वे को मैं सिंपली लिख सकता हूं, तो इन टोपोग्राफिकल सर्वे, इन टोपोग्राफिकल सर्वे both natural and artificial features present on a land are determined। क्या फाइंड आउट किया था? नेचुरल और आर्टिफिशियल फीचर्स। एग्जाम्पल, अगर मैं नेचुरल फीचर्स की बात कर रहा हूं, नेचुरल फीचर्स कैसे हो सकते हैं? सर वहां पर रिज हो सकता है, देयर कैन बी अ वैली, हो सकता है वहां पर ग्रासलैंड ठीक है, हो सकता है कोई माउंटेन हो सकता है कोई रिवर एटसेट्रा। कोई भी नेचुरल फीचर जो जमीनी रूप में प्रेजेंट हो सकता है, उसको आप सबको क्या कह दोगे? नेचुरल फीचर्स। अगर मैं आर्टिफिशियल फीचर्स की बात करता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल फीचर्स, इनके एग्जांपल क्या लिखना है? सर रोड्स हो सकती है, बिल्डिंग्स हो सकता है, ठीक है, कैनाल्स हो सकती है, ठीक है, नहरें, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, एटसेट्रा। ये सब किस में आ जाएगा? आर्टिफिशियल फीचर्स में। ऑल ऑफ दीज विल कम इन आर्टिफिशियल फीचर्स। तो ये होता है टोपोग्राफिकल सर्वे, ठीक है। अगर अपन बात करें कैडेस्ट्रल सर्वे, आप लोगों ने देखा होगा सर मेरे प्लॉट का पट्टा है, मेरे प्लॉट की बाउंड्री मार्क करता है। हमेशा आपके शहरों में ना एक डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, वो क्या करता है? आपके प्लॉट्स की मार्किंग्स करता है। देखे हो ना कुछ इस टाइप के नक्शे, देखो हमारे सबके शहरों में ना कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, वो बैठ के कुछ इस टाइप के नक्शे बनाता है और ये डिसाइड करता है कि कौन सी जमीन पे किसका मालिकाना हक है। जिसको इसको आप अच्छे से देखोगे तो आपको दिखेगा, जैसे मान लो मैंने फॉर एग्जांपल ये एक प्लॉट लिया, मान लो ये प्लॉट राम सिंह का है, तो उसकी बाउंड्री बना दी इसने कि भैया ये प्लॉट जो है राम सिंह का है। मान लो ये प्लॉट सत्यम का है, तो ये प्लॉट सत्यम का हो गया। ये प्लॉट मान लीजिए रेणुका का है, तो ये प्लॉट रेणुका का हो गया।
तो ये कहने का मतलब क्या है, ये सबकी प्लॉट की बाउंड्रीज डिसाइड हो रही है कि कौन सा प्लॉट कहां से कहां तक की जमीन, ये प्लॉट मान लो किसी और इंसान का है, तो प्लॉट की बाउंड्रीज डिसाइड हो रही है कि कौन सा प्लॉट किस इंसान का है। तो ये जो नक्शे बनाए जाते हैं, ये जो सर्वे किया जाता है इस टाइप के नक्शे बनाने के लिए, इस सर्वे को हम बोलते हैं क्या, कैडेस्ट्रल सर्वे। दीज टाइप्स ऑफ सर्वे आर कॉल्ड एज कैडेस्ट्रल सर्वे। ठीक है, तो यहां पर आप बेसिकली प्लॉट या लैंड की बाउंड्रीज डिसाइड करते हो। तो अगर मैं बात करता हूं, पहला लिया आपने टोपोग्राफिकल सर्वे ना, तो दूसरा है आपके पास कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे क्या है, कैडेस्ट्रल सर्वे is generally performed by governmental bodies to find out or decide land or plot boundaries in an urban or रूरल एरिया। जमीन की या आपके प्रॉपर्टी की जो बाउंड्रीज होती है उसको डिसाइड करने के लिए ये सर्वे किया जाता है। तो ये जो आपके पास लाइंस बनी हुई ना, जो आपके एक प्लॉट को नक्शा बनाती है, प्लॉट को दिखाती है कि भैया ये आपका प्लॉट है, इन लाइंस को कहते हैं प्रॉपर्टी लाइंस। इन लाइंस को आप क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी लाइंस। ये जो लाइंस है ना, दीज लाइंस आर कॉल्ड एज प्रॉपर्टी लाइंस। तो मैं ये भी एक पॉइंट लिख दे रहा हूं यहां पे, प्रॉपर्टी लाइंस, property lines are decided on the basis of कैडेस्ट्रल सर्वे। जो प्रॉपर्टी लाइंस होगी उनको कैडेस्ट्रल सर्वे के बेसिस पर ही क्या होता है, डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तीसरा भी देख लेते हैं, सिटी सर्वे। तीसरा भी देख लेते हम लोग, दैट इज सिटी सर्वे। द थर्ड वन इज सिटी सर्वे। नाम में सिटी आ गया तो पता है शहर से रिलेटेड बातें होगी। नाम में ही अगर सिटी आ गया है तो पहले से ही पता चल गया बेटा कि शहर के बारे में बात होने वाली है। पहले से ही पता चल गया है कि शहरों के बारे में बातें होने वाली है। आओ बेटा शहरों के बारे में बात करो। सिटी है, दिख रहा है, एक शहर है, शहर है दिख रहा है। अगर मान लो एक शहर बसाना है, मुझे एक बात बताओ, एक शहर क्या उसके लोगों से होता है? जितने लोग वहां होंगे उसके हिसाब से आप उसको शहर या गांव कहते हो। लेकिन केवल लोगों से नहीं होता है, वहां की सर्विसेज के बेसिस पे भी होता है। केवल लोगों से नहीं होता है, उसके साथ साथ वहां की सर्विसेज से भी। सर्विसेज का मतलब क्या हो गया, देखो शहर है तो आपको बहुत सारा फैसिलिटी मिलने वाला है। फैसिलिटी कैसा, पानी का पाइपलाइन होगा, घर तक आएगा, कुएं वगैरह तक नहीं जाना पड़ेगा। सीवेज पाइपलाइंस होगा, वेस्ट वाटर पाइपलाइंस होती है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप बात करते हो तो पावर लाइन्स होगी, पावर केबल्स होगी। उसके अलावा नहरें वगैरह, कैनाल्स वगैरह भी हो सकती है। ये सब चीजों को लेआउट करने के लिए कोई तो सर्वे करना पड़ता होगा। शहरी इलाके में ये जो सर्विसेज है अगर ये आपको प्रोवाइड करनी है, जो सर्वे परफॉर्म किया जाएगा उस सर्वे को अपन बोलते हैं क्या, सिटी सर्वे। सिटी सर्वे क्या होता है, these surveys या सिटी सर्वेस
are performed for better and efficient construction, better and efficient construction of resources like streets, रोड्स हो गई आगे, उसके बाद वाटर एंड सीवेज पाइपलाइंस, वाटर एंड सीवेज पाइपलाइंस, कैनाल्स, पावर लाइंस एटसेट्रा। मतलब इनको प्लान करने के लिए कि इनको किस रूट से ले जाना चाहिए जिससे ये हर एरिया में फैल भी जाए, कम से कम कॉस्टिंग है, तो इन सब के लिए जो सर्वे करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड एज सिटी सर्वे। तो ये सारे थे आपके पास लैंड सर्वेस। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, बात करेंगे हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग की, एरियल सर्वेइंग की, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग की, इन सब चीजों की बात करेंगे हम लोग लेकिन अगले सेशन में। तो आज के सेशन को यहीं पर कर्टेल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप जितनी बातचीत हुई आज के सेशन में इट इज क्लियर टू ऑल। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए दिस इज अभिमातो साइनिंग ऑफ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जुड़े रहिए इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच गाइस। अब यदि आप जेयूटी डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी डेडिकेटेड कोर्स के साथ करना चाहते हैं तो इजी प्रेप आप सभी बच्चों के लिए जेयूटी डिप्लोमा के जो सेमेस्टर्स है उनके लिए डेडिकेटेड बैचेस लेकर आए हैं, जहां पर आपको कंप्लीट थ्योरी क्लासेस, उनके साथ साथ न्यूमेरिकल पोर्शन, पीडीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वीवीआई क्वेश्चंस और जो लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा दिए जाएंगे। आप अपने जेयूटी यानी झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के किसी भी डिप्लोमा सेमेस्टर के बैच को सिर्फ और सिर्फ अभी 2499 की जगह 1499 रुपए में एनरोल कर सकते हैं और ये कंप्लीट डेडिकेटेड कोर्स आपको मिल जाएगा, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर होने वाली है। यदि आपको इस पर्टिकुलर बैच को लेकर किसी भी तरह का कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आप इस बैच के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप इजी प्रेप सेमेस्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच।